हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन टारगेट। दोस्तों, आज हम लोग मानव रुधिर के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये मानव रुधिर का जो टॉपिक है, ये सुपर टेट के एग्ज़ाम में और टेट के एग्ज़ाम में, चाहे सी टेट का एग्ज़ाम हो, टेट का हो या आर टेट का हो, किसी भी टेट में और आपके सुपर टेट में तो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से फ्रेंड्स हमेशा हर बार सुपर टेट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ें। तो चलिए दोस्तों, समय ना गंवाते हुए हम स्टार्टिंग कर ही लेते हैं। तो चलिए हम जानते हैं मानव रुधिर के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, जो मानव का रक्त है, मानव का रुधिर है, वह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे कि मानव का जो रुधिर है, मानव रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मानव रुधिर का अध्ययन जो होता है, रुधिर का अध्ययन, मानव रुधिर का अध्ययन हेमाटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? हेमाटोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं और जितना हम लिखवा रहे हैं उसको नोट करते चले जाएं, क्योंकि एक एक पॉइंट यहाँ से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं एग्जाम में। तो इसलिए आप इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत करें और हम जितना लिखवा रहे हैं उतना आप लिखते चले जाएं। दोस्तों, उसके बाद हम करेंगे इसकी मात्रा, कि रक्त की मात्रा मानव शरीर में कितनी होती है। तो अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर एक मेल की और फीमेल की, तो फ्रेंड्स मेल में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। 5 से 6 लीटर। और अगर फीमेल की बात करें फ्रेंड्स, तो फीमेल में मेल से आधा लीटर कम पाया जाता है। यानी मेल की अपेक्षा फीमेल में आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि मानव शरीर में जो रक्त पाया जाता है वो हमारे कुल शरीर के भार का 7 से 8% होता है। 7 से 8% होता है। अगला पॉइंट, अगर हम पीएच मान की बात करें, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। यानी कि 7.4 का मतलब है हल्का क्षारीय होता है। अच्छा दोस्तों, एक बात यहाँ पर और आती है कि रक्त निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पर संपन्न होती है। तो रक्त निर्माण की जो प्रक्रिया है वो दोस्तों हमारे मीजोडर्म में शुरू होती है। रक्त निर्माण की प्रक्रिया मीजोडर्म में शुरू होती है। मीजोडर्म में होती है। और रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हम कहते क्या हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है। तो रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हम हेमाटोपोइसिस कहते हैं।
हेमाटोपोइसिस। चलिए दोस्तों, तो एक बार हम इसको रिपीट करते हैं। रक्त जो है, मानव का जो रक्त है वो तो एक तरल संयोजी ऊतक होता है, और रुधिर का रक्त का जो अध्ययन होता है उसे हेमाटोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ लिखिएगा। और अगली बात, जो इसकी मात्रा होती है, मात्रा मेल में 5 से 6 लीटर लगभग होती है, और फीमेल में आधा लीटर कम पाया जाता है। यानी कि फीमेल में लगभग 4.5 से 5.5 लीटर आप कह सकते हैं। और जो हमारा रक्त होता है वो हमारे कुल शरीर के कुल भार का 7 से 8% होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि हल्का क्षारीय होता है, बेसली एल्कलाइड होता है। रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हम हेमाटोपोइसिस करते हैं, और ये प्रक्रिया होती कहाँ पर है? मेसोडर्म में शुरू होती है। तो फ्रेंड्स, आप इसको नोट कर लें, मैं थोड़ा सा आपको समझ देता हूँ, और उसके बाद हम आगे की प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। चलिए दोस्तों, अब हम इसके बाद बात करेंगे रक्त के कार्य। तो रक्त का कार्य क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। रक्त के कार्य। सो रक्त का कार्य क्या है फ्रेंड्स? सबसे पहले हम जानेंगे, पहली बात, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करता है या परिवहन करता है। सबसे मेन काम यही है। और दूसरी बात, तापमान का नियंत्रण करता है। तापमान का नियंत्रण करता है। तीसरी बात, सबसे मुख्य काम जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, तापमान का नियंत्रण करता है, और तीसरी बात, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। ये है कुछ महत्वपूर्ण कार्य फ्रेंड्स। और भी है, जैसे कि हार्मोन परिवहन, एंजाइम परिवहन, और खनिज का भी परिवहन करता है, खनिज परिवहन। तो फ्रेंड्स, ये है रक्त के कार्य। तो आप लोग इसको नोट कर लें जल्दी से, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए, फ्रेंड्स, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अब आता है हमारा रक्त स्कंदन, ब्लड कोगुलेशन। रक्त स्कंदन की प्रक्रिया। स्कंदन मतलब होता है जमना,
जो रुधिर हमारा जम जाता है उसकी प्रक्रिया के बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्राम्बिन प्लस कैल्शियम, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, थ्रोम्बिन नामक प्रोटीन को सक्रिय कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको एक्टिव कर देते हैं। पहले स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, फाइब्रिनोजन प्लस थ्रोम्बिन मिल करके क्या करते हैं, फाइब्रिन को एक्टिव कर देते हैं ये मिलकर। तत्पश्चात प्लेटलेट्स हमारे प्लेटलेट्स होते हैं और प्लस फाइब्रिन, प्लेटलेट्स और फाइब्रिन मिलकर क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग करा देते हैं, यानी रक्त का थक्का बना देते हैं। तो ये हमारा जो प्रोसेस है फ्रेंड्स, ब्लड कोगुलेशन का या रक्त अस्कंदन की प्रक्रिया का, ये हमारा पूरा प्रोसेस है। तो इसके आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स। और अब हम चलेंगे, जो ब्लड में टाइप्स होते हैं, ब्लड में क्या क्या होते हैं, इसका संगठन बना जो है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि ब्लड में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो उसकी चर्चा करने से पहले फ्रेंड्स, हम एक बार बात करेंगे रक्तदान की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। और एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो हमारा रुधिर है, वो रुधिर का निर्माण होता कहाँ पर है। सबसे पहली बात ये, रुधिर निर्माण होता कहाँ पर है ये जान लेते हैं पहले। रुधिर निर्माण की जो है वो कहाँ पर होता है। रुधिर का जो निर्माण है वो फ्रेंड्स वयस्कों में जो है, यानी इन एडल्ट्स और बच्चों में, चाइल्ड वयस्कों में नहीं, वयस्कों में। और यहाँ पर बात करेंगे भ्रूणावस्था में, यानी एम्ब्रियो स्टेज में, एम्ब्रियो स्टेज यानी भ्रूणावस्था में। वयस्कों में जो निर्माण की प्रक्रिया है वो आपका होता है अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा का मतलब है बोन मैरो में होता है। और भ्रूणावस्था में जो होता है फ्रेंड्स, होता है लीवर में या यकृत में, और कहाँ पर होता है, प्लीहा में होता है। प्लीहा यानी कि स्प्लीन या तिल्ली में होता है। और प्लीहा को आपको पता होगा क्या कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं। किसका कब्रिस्तान कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे की बात करेंगे। और अस्थि की अगर बात करें तो अस्थि मज्जा भी दो प्रकार की। अस्थि मज्जा कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। एक होती है रेड बोन मैरो, एक होती है येलो बोन मैरो, यानी कि लाल अस्थि मज्जा और पीली अस्थि
मज्जा। और जो फ्रेंड्स, अब जो रक्त का निर्माण होता है वो कौन सी कोशिकाएं रक्त का निर्माण करती हैं, इसके बारे में बता देते हैं आपको। हिमेटोपोएटिक 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 नामक कोशिकाएं, हिमेटोपोएटिक नामक जो कोशिकाएं होती हैं क्या करती हैं, रक्त का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं फ्रेंड्स, रक्त का निर्माण करती हैं। कौन करती हैं, हिमेटोपोएटिक नामक कोशिकाएं। चलो फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं और देखते हैं रक्त के प्रकार के बारे में। हमने क्या पढ़ लिया फ्रेंड्स, हमने पढ़ लिया रुधिर निर्माण की प्रक्रिया, संगठन और रुधिर का बेसिक जो इन्फॉर्मेशन था वो हमने उसके बारे में जानकारी ले लिया। तो अब हम बात करें रक्तदान की प्रक्रिया की। रक्तदान की प्रक्रिया की क्या है, रक्तदान की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। फ्रेंड्स अब रक्तदान में देखा जाता है कि रक्तदान कर कौन सकता है। अब हम बात करेंगे कि व्यक्ति की क्या उम्र होनी चाहिए रक्तदान के लिए। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे आयु, दूसरी बात हम करेंगे मात्रा, और तीसरी बात करेंगे अंतराल कितना होना चाहिए, दो रक्तदान के बीच में अंतराल कितना होना चाहिए। आयु, मात्रा और अंतराल। तो सबसे पहले आयु कितनी होनी चाहिए इसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स आयु हमारी 21 वर्ष से लेकर 21 वर्ष से और 60 वर्ष तक, 21 से 60 वर्ष तक आयु हमारी होनी चाहिए रक्तदान के लिए। मात्रा कितना होना चाहिए, तो जो मात्रा है फ्रेंड्स वो है कुल रक्त का 10% हिस्सा हम क्या कर सकते हैं, रक्तदान में कर सकते हैं। अंतराल कितना होना चाहिए, तो कम से कम 14 दिन का अंतराल, 14 दिन का अंतराल होना चाहिए कम से कम। तो फ्रेंड्स ये हमने जाना रक्तदान के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में कि आयु कितनी होनी चाहिए रक्तदान के लिए, 21 से 60 वर्ष की आयु होनी चाहिए। मात्रा कितना होना चाहिए, कुल रक्त का 10% हिस्सा होना चाहिए। अंतराल कितना होना चाहिए, कम से कम 14 दिन का अंतराल होना चाहिए। अब चलते हैं कुछ और भी मेन पॉइंट के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 1 यूनिट ब्लड जो आप देते हैं, 1 यूनिट ब्लड के बारे में आपने सुना होगा, 1 यूनिट रक्त, तो उसमें कितनी मात्रा रक्त की होती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 1 यूनिट ब्लड में 350 ml होता है, 350 ml रक्त होता है। अच्छा, जिसे इस रक्त को हम रखते हैं किस माध्यम में, नाइट्रोजन युक्त माध्यम में। कहाँ पर रखते हैं, नाइट्रोजन युक्त माध्यम में रखा जाता है, और इसके लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है। तो इसका जो उपयुक्त तापमान है, ब्लड बैंक में इसको हम जो रखते हैं तो उपयुक्त तापमान इसका है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम रखते हैं नाइट्रोजन युक्त माध्यम में। और हम बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर कि रक्त को जमने से रोकने के लिए, कि रक्त जम ना जाए। दिखाई दे रहा है आपको, विजुअल है नहीं, चलिए इधर लिख देता हूँ। रक्त को जमने से रोकने हेतु रक्त को जमने से रोकने हेतु हम क्या करते हैं, ADTA या सोडियम साइट्रेट का प्रयोग करते हैं। ADTA का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट या सोडियम साइट्रेट का प्रयोग करते हैं, सोडियम साइट्रेट। तो फ्रेंड्स ये हमने बात कर लिया रक्तदान के बारे में, और अब उसके बाद में हम आगे चलते हैं
ये प्रक्रिया आपकी रक्तदान की थी। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको हम पूरा कोर्स ही आपको कंप्लीट कराएंगे साइंस का। उसके बाद एक एक विषय आपके सामने आते जाएंगे। जैसे ही साइंस कंप्लीट होता है कोई और सब्जेक्ट आपके सामने लेकर हम हाजिर होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का जो आइकन है उस पर प्रेस करें। और अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की प्रक्रिया के बारे में आपको अवगत कराएंगे। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे रक्त के संगठन के बारे में। रक्त में कौन कौन से संगठन होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, इसके चलिए देख लेते हैं। तो रक्त का संगठन, रक्त का संगठन। तो रक्त जो होता है दोस्तों मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है। इसमें जो पहला भाग है वो है प्लाज्मा, प्लाज्मा। और दूसरा जो भाग है वो है ब्लड कार्पल्स, यानी कणिकाएं, रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं यानी ब्लड कार्पल्स, ये क्या है? प्लाज्मा। तो फ्रेंड, जो हमारा प्लाज्मा होता है वो रक्त का पूरा लगभग 55% हिस्सा कवर करता है। 55% ये होता है और 45% ये होता है। टोटल मिलाकर हो गया 100%। अब हम प्लाज्मा के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। प्लाज्मा क्या होता है दोस्तों? ये गाढ़ा पीले रंग का, गाढ़ा पीले रंग का तरल और चिपचिपा पदार्थ होता है। प्लाज्मा के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ गया है, ये वाला, ये महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखें जरूर इस चीज़ का। और उसके बारे में अच्छा एक चीज़ यहाँ पर, प्लाज्मा जो पीले रंग का जो कारण है, ये पीला रंग किसके कारण होता है? आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। ये एक तत्व होता है कोलेजन, कोलेजन के कारण, कोलेजन के कारण प्लाज्मा का रंग पीला होता है। किसी कारण? कोलेजन के कारण प्लाज्मा का रंग जो होता है वो पीला होता है। अब हम ब्लड कार्पल्स की बात करेंगे, रक्त कणिकाओं की बात करेंगे। तो रक्त कणिकाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पहला RBC, फिर WBC और तीसरा प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्लाज्मा का कार्य क्या है। प्लाज्मा क्या कार्य करता है हमारे शरीर के अंदर और रक्त में, जो प्लाज्मा का मेन काम है उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं हम। तो प्लाज्मा को जो मुख्य कार्य है, प्लाज्मा का कार्य, चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा, चलिए यहाँ पे ले लेता हूँ। कार्य ये क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, और क्या करता है? ग्लूकोज को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। ग्लूकोज को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, यानी पहुंचाने का काम करता है। और तीसरा इसका एक और मेन काम है, ये पीएच मान को संतुलित करता है। क्या करता है? पीएच मान को संतुलित करता है, संतुलित करता है। ये इसका है मेन काम प्लाज्मा का। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे, इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि प्लाज्मा के भाग कौन कौन से होते हैं, इसके भाग के बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद में हम एक एक करके
रक्त कणिकाओं की बात करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं WBC, RBC और प्लेटलेट्स के बारे में। तो हम बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा का संगठन कैसे होता है और इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो प्लाज्मा में फ्रेंड्स, प्लाज्मा तो प्लाज्मा में फ्रेंड्स पहला होता है तरल। एक भाग तो इसका तरल होता है और दूसरा भाग इसका होता है ठोस। बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, ऊपर ऊपर से बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम का वो लेवल नहीं रहा कि आप लोग ऊपर ऊपर से पढ़ के काम चला लेंगे और अच्छे अंक गेन कर लेंगे। तो अच्छे अंक अगर गेन करने हैं तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। अगर आप 10 घंटा 12 घंटा पढ़ते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आप नियमित रूप से 5 घंटे पढ़िए और आप स्मार्ट स्टडी करिए, मेरी यही सलाह है आप लोगों के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं तरल पदार्थ। जो तरल पदार्थ होता है दोस्तों प्लाज्मा के अंदर, वो लगभग 90 से 92% होता है। कितना होता है? 90 से 92% होता है। और दूसरी बात, हम ठोस पदार्थ की अगर बात करें फ्रेंड्स, ठोस पदार्थ में प्रोटीन भी पाया जाता है और भी पाया जाता है, लगभग 9% होता है। कितना होता है? 9% होता है। तब ठोस पदार्थों के भी दो भाग हैं। यहाँ पर ठोस पदार्थ भी दो भागों में पाए जाते हैं। एक पाया जाता है कार्बनिक और एक पाया जाता है अकार्बनिक। अकार्बनिक और एक होता है कार्बनिक। चलिए फ्रेंड, अब अकार्बनिक वाले में क्या पाया जाएगा, चलो देख लेते हैं। दूसरा कैल्शियम है और सोडियम है और आपका मैग्नीशियम। इसमें क्या पाया जाएगा कार्बनिक वाले में? इसमें ग्लूकोज है, ग्लूकोज। और क्या पाया जाएगा इसमें? प्रोटीन है। और क्या पाया जाएगा इसमें? फोलिक एसिड। क्या पाया जाएगा? फोलिक एसिड, फोलिक एसिड। अच्छा, एक बार इसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो प्रोटीन है वो प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है एल्ब्यूमिन पाया जाता है। कौन सा? एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। और दूसरा कौन सा? दूसरा पाया जाता है ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन। एक और पाया जाता है इसमें फ्रेंड्स फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। तो आप अच्छे से नोट कर लें प्लाज्मा वाले भाग को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हल्के में लेने लायक बिल्कुल नहीं है। हल्के में लेंगे तो एग्ज़ाम आपको हल्के में ले लेगा। इसलिए फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आज हमने अपनी वीडियो में प्लाज्मा वाले भाग को कवर कर लिया है। इसके बाद में फ्रेंड्स जो हम कवर करेंगे वो हम इसके दूसरे पार्ट को, 2 पार्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए हम इसको 2 पार्ट बनाएंगे। और दूसरे पार्ट में, अगले पार्ट में जो हम लेने वाले हैं, इसमें आपके जो हैं ब्लड कार्पस्कल्स के बारे में, जैसे लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ और प्लेटलेट्स। अब फ्रेंड्स इसमें हम बहुत सारे फैक्ट देखेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे बिल्कुल भी। और आप अगली क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी और हमारे चैनल से जुड़ें, दोस्तों को भी शेयर करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।